तो अब देखिए, अब हम लोग आते हैं सोलेनॉइड पे। ठीक है। सोलेनॉइड हमने थोड़ा देखा था, थोड़ा बाकी रह गया था। एम्पियर्स वाला बचा। हम्म। एम्पियर्स लॉ था ना उसमें। हम्म। एम्पियर्स लॉ से ही उसका डेरिवेशन रहता है, तो अभी देखते हैं हम लोग। तो देखिए, ये जो सोलेनॉइड है, इसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं, राइट? हम्म। क्या होते हैं? सर्कुलर टर्न्स। तो बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है, ऐसे है। थोड़ा स्ट्रेच स्ट्रेच करके बनाया है, थोड़ा दूर दूर रखा है टर्न्स को। ठीक है। हाँ। थोड़ा दूर दूर रखा है टर्न्स को। तो आपने देखा था कि एक सर्कुलर, अगर एक होता है सर्कुलर टर्न, अगर एक वायर होता है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता था। एक सेकंड। आपने देखा था कि अगर एक टर्न होता है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है अगर, इधर से बाहर निकल रहा है, इधर से एंटर कर रहा है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते थे, कुछ इस तरीके के होते थे, है ना? फ्रंट सेंटर सर्कुलर। नहीं। अरे बाबू। कुछ इस तरीके के होते थे ना, एक जी। सर्कुलर वायर की वजह से। हाँ। तो एक सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके के होते थे। परमानेंट मैग्नेट का भी वैसा ही होता था, राइट? दोनों का एक हम्म। जैसा ही होता है। याद आ रहा है? यस सर। ये अगर परमानेंट मैग्नेट है तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये नॉर्थ से बाहर निकलना, साउथ से एंटर करना, ये भी कुछ इस टाइप का ही होता था, राइट? हाँ। ये भी कुछ इस टाइप का ही होता था। जी तो सर। यहाँ पे तो बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं। तो यहाँ हम्म। पे बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं। तो क्या होगा कि ऐसा देखो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर ऐसे क्लोज लूप बन रहा है, पास में इधर बड़ा बड़ा सर्कल बन रहा है, राइट? हम्म। नजदीक वाले में छोटा सर्कल बन रहा है। तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे नजदीक वाले में ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स बनेंगे, और बीच वाले में ऐसे बड़े बड़े सर्कल बनेंगे। और क्या होगा सर। ना कि ये सारे वायर्स की वजह से तो होगा। सिर्फ एक वायर तो है, एक सर्कुलर टर्न तो है नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं। हम्म। तो उससे क्या होता है कि बीच वाला रीजन में जो सबका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेम डायरेक्शन में रहता है, तो बीच वाला रीजन में सबका ऐड हो जाता है। जैसे देखो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। मैं दो लेके दिखाता हूँ ऐसे आपको। लेटर से एक सर्कुलर टर्न है ये, और दूसरा एक और सर्कुलर टर्न बना दो आप ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही बना दो। हेलो। यस सर बना रही हूँ। हाँ हाँ, तो दूसरा भी ऐसे ही बना दो। तो देखो, ऐसा दिख रहा है कि आपको बीच वाला रीजन में क्या हो रहा है, दोनों का ऐड होता हुआ दिख रहा है, सेम ही डायरेक्शन है। हाँ। बीच वाला रीजन में क्या है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं इसके बाहर चला आऊं, बाहर, तो यहाँ पे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट। अपोजिट हो गया। तो बाहर में ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है। अपोजिट हो रहा है। लेकिन अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो रहा है, ऐड हो हो रहा है। रहा है। तो ऐड हो रहा है, तो सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर वायर्स हैं। तो अंदर वाले रीजन में सबका ऐड होगा, और बाहर वाले रीजन में कैंसिल होगा। ये देखो, ये सब कैंसिल हो रहा है, इसका इधर आ रहा है, इसका इधर जा रहा है। तो अगर, तो ये ऐसा कुछ इस टाइप का बिहेवियर है कि अंदर में ऐड होना और बाहर में कैंसिल होना। तो अगर ये आइडियल सोलेनॉइड है, आइडियल सोलेनॉइड मीन्स बहुत ही टाइटली उंडेड और लंबा और पतला, बहुत सारे टर्न्स हैं। तो उस केस में आइडियल बिहेवियर में क्या होगा, अच्छा इसी डायग्राम को सेम बनाया हुआ है यहाँ पे। तो आइडियल बिहेवियर में क्या होगा कि बाहर में बिल्कुल कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, हम्म। और अंदर में जो है वो सब ऐड होकर के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा।
ठीक है। तो Yes, sir. आइडियल में क्या होगा, आइडियल सोलेनोइड में क्या होगा कि अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कौन, Add हो जाएगी। और बाहर में जो है वो बिल्कुल जीरो। ठीक है। हम्म। अगर आइडियल नहीं है, तो आइडियल नहीं है लेट अस से, बट टाइटली उंडेड है, टाइटली उंडेड सोलेनोइड है, बट आइडियल नहीं है, तो इन दैट केस बाहर में भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। हाँ। कम होगा पर होगा। और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। तो देखो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कितना ज्यादा है, देख रहे हो। Yes. अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। ज्यादा है। ठीक है, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, और बाहर में जो है वो बहुत कम है। अच्छा हाँ। देखो, अब यहाँ पे एक ठीक है, इस पे बाद में आते हैं, बाद में आते हैं। मैग्नेट का भी ऐसा ही होता है, मैग्नेट का भी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए, अच्छा, ये कुछ इस टाइप का सोलेनोइड है, एक्चुअल में 3D में ऐसा दिखेगा, राइट। Yes, 3D में sir. ऐसा होगा, और इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। ये 3D फिगर है। सो अगर आइडियल सोलेनोइड होगा तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, आइडियल सोलेनोइड। आइडियल सोलेनोइड में क्या होगा, आइडियल सोलेनोइड का मतलब थिन एंड लॉन्ग, पतला और लंबा। ठीक है। तो जितना ही पतला और लंबा होगा उतना ही आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करेगा। तो अगर ये आइडियल सोलेनोइड है, यहाँ पे जो वाइंडिंग्स हैं एक्चुअली दीज आर सर्कुलर टर्न्स। ठीक है, ये सब सर्कुलर टर्न्स है, यही सर्कुलर टर्न्स को ऐसे करके दिखाया जाता है ना। Yes, sir. यही सर्कुलर टर्न्स को ऐसे दिखाया जाता है कि मतलब यहां से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ से इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, और ये ऐसे बाहर से आकर के यहाँ से इंटर कर रहा है, इट इज यहाँ से इट इज एंटरिंग इनटू द प्लेन। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स हैं, तो सब टर्न्स को ऐसे ही दिखाया गया, ऐसे डॉट 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 डॉट, क्रॉस 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 क्रॉस। मतलब ऊपर से सारे करंट ऐसे बाहर आ रहा है, और ऐसे पीछे प्लेन के पीछे के साइड से ऐसे पीछे गया, फिर ऊपर से ऐसे बाहर निकला, फिर ऐसे यहाँ से प्लेन में इंटर किया, फिर ऐसे यहाँ से बाहर निकला, फिर यहाँ से प्लेन में एंटर किया, ऐसे 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 ऐसे। तो इट दीज आई मीन ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है सोलेनोइड को। ठीक है। हम्म। जी सर। यहाँ पे इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो आपने सुना भी होगा। दो दो टर्म्स के फॉर्म में लिख सकते हो आप, लेट अस से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। जनरली टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को लिखा जाता है कैपिटल एन से। और मान लो कि इसका टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड, है। ये वाली लेंथ जो है वो मान लीजिए कि एल है, ये टोटल लेंथ एल है। तो एक टर्म हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। N/N। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। तो ये स्मॉल एन एक इंपॉर्टेंट टर्म है। हम्म। ठीक है। जी सर। अभी अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होता है, आइडियल सोलेनोइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। हम लोग तो अगर सोलेनोइड आइडियल है तो वी एज्यूम कि अंदर के सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। कितना होता है उसका वैल्यू, कुछ याद रखा है क्या आपने। μ0 Ni। हाँ, और बाहर में जीरो होगा। तो इसका भी रहता है, बोर्ड्स में भी आता है इसका प्रूफ करने, एम्पियर्स लॉ से। ये प्रूफ कैसे करते हैं इसका, बोर्ड्स में ये प्रूफ आता है, बहुत ज्यादा चांस होता है आने का कि आइडियल सोलेनोइड के अंदर एम्पियर्स लॉ से प्रूफ कीजिए कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होगा। कैसे प्रूफ करते हैं बताइए। और उसमें अलग अलग पॉइंट्स लेता है, मतलब हम्म। उसमें अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं, उनके ऊपर एम्पियर लॉ वाला वो लगाते हैं, V.dl वाला चीज। हम बहुत सारा पॉइंट्स नहीं लेते हैं, लूप लेते हैं, पीरियन लूप। तो फिर मैं कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक चीज पहले नोट में लिख लेंगे हम लोग कि फॉर आइडियल सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड
the solenoid at all the points is constant. यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, ठीक है। एक ही बात है, कांस्टेंट बोलो या यूनिफॉर्म बोलो। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। अच्छा, तो मैग्नेटिक और फील्ड अंदर में कांस्टेंट होना चाहिए और बी आउटसाइड द सोलेनोइड जीरो होना चाहिए। ये हम लोग मानते हैं कि परफेक्टली अगर आइडियल सोलेनोइड है तो बाहर में जीरो होगा, अंदर में कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एजम्पशन होता है। एक्चुअल में तो कोई चीज आइडियल नहीं होता है, तो एक्चुअल में जो है वो बाहर में भी थोड़ा सा होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे लेकिन कैपेसिटर में जैसे आप पढ़े थे, कैपेसिटर में क्या पढ़े थे कि अगर आइडियल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो अंदर में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा और बाहर में जो है वो बिल्कुल जीरो आ जाएगा। तो बाहर होते ही जो है वो जीरो हो जाएगा, पर एक्चुअल में तो वैसा होता नहीं था। बाहर में भी थोड़ा फ्रिंजिंग होता था, राइट। यस, तो हम लोग ऐसा मानते थे कि आइडियल है तो ऐसे होगा, बाहर में जीरो होगा। पर एक्चुअल में क्या होता था कि बाहर में भी थोड़ा सा साइड से तो फ्रिंजिंग होता था, थोड़ा सा फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल जाते थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब हम लोग बोलेंगे कि आइडियल सोलेनोइड है, हम लोग बोलेंगे कि भाई बाहर में कोई फील्ड लाइंस का लीकेज नहीं हो रहा है और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और अंदर में कांस्टेंट है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, एक एम्पीरियन लूप। क्या चाहिए होता है? एम्पियर। हाँ, तो यहाँ पे आप लिख लोगे प्रूफ। प्रूफ ऑफ व्हाट? प्रूफ नहीं मतलब आप ऐसे लिख लो, हाउ टू फाइंड बी इनसाइड सोलेनोइड। अंदर में वैल्यू कितना होगा, इसका हम लोग ये प्रूफ देखने जा रहे हैं। तो ये प्रूफ के लिए क्या करते हैं हम लोग कि वी कंसिडर एन एम्पीरियन लूप, और वो एम्पीरियन लूप, सो प्रूफ में पहला स्टेप हो गया कंसिडर अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप। और वो लूप ऐसा लेना है कि उसका एक साइड बाहर रहे और एक साइड अंदर रहे। लूप कैसा लेना है? ये मान लो लूप ले लिया ए बी सी डी, सो दिस इज द इमेजिनरी एम्पीरियन लूप। ठीक है चुनमुन, जी सर। ये सब प्रूफ देख लेना है अभी, नहीं तो क्या होगा कि लास्ट में क्या होता है पता है, नवंबर में क्या होता है आप बोलोगे सर सिर्फ डराते हैं हमें। डरा नहीं रहे हैं, अंडरस्टैंड। इट्स इम्पोर्टेंट जब नवंबर दिसंबर आएगा। क्या होता है कि एक तो आपको पूरा 2 साल का रिवाइज करना, इसका प्रेशर होता है, और दूसरा आपके सामने खड़ा होता है सर पे बोर्ड्स। होता है कि नहीं? हम्म। फिर क्या होता है, आपके पेरेंट्स का ये आएगा बेटा बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। आपको भी लगेगा यार बोर्ड्स देखें तो डेरिवेशन अगर नहीं किया हुआ है, ऐसे ही पढ़ लिया, डेरिवेशन देखा नहीं। अब उस समय क्या है, अभी तो डेरिवेशन करें इजली समझ में आ भी जाएगा, उस समय पे जो याद था वो तो भूल गए हैं। मान लो ये चैप्टर पढ़े हुए हो गया 4 महीना, तो जो थोड़ा बहुत याद था वो भी भूल गए। अभी जब पेज पलट रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ आ ही नहीं रहा है, डेरिवेशन में क्या दिया है प्रूफ समझ ही नहीं आ रहा है। तो उस समय होता है फिर बहुत भयंकर टेंशन, ऐसा लगता है कि भाई बोर्ड्स मतलब फेल ही कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट का बता रहा हूँ, ये पिछले साल 2023 वाले में मैंने बोला था ना कि एक लड़का, वो मेरा लाया था 180 आउट ऑफ 180 इसमें नीट में। हम्म।
वो तो यहाँ पे पढ़ता था, मतलब वो उसका मैथ्स प्लस बायो दोनों था। वो इंजीनियरिंग के लिए भी करता था और वो उसका बायो भी था। वो टॉपर बैच था। उसी में एक लड़का था मलयदीप नाम का। मलयदीप, ये जो लाया था वो तो था सिद्धार्थ अकली। ये सिद्धार्थ था। इसी बैच में एक लड़का था मलयदीप। बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे थे उसमें, टॉपर बैच था ये। मतलब बहुत मेहनती दोनों, ये दोनों थे। बट स्टार्टिंग वाले सेशन में मलयदीप वाज डूइंग वेल बेटर देन अदर्स। बहुत बढ़िया करा था, बहुत कंसिस्टेंसी, बहुत हार्ड वर्किंग, सब कुछ एकदम परफेक्ट। ऐसा लग रहा था कि ये, मतलब और भी टॉपर बच्चे थे जो इन इन सबसे ज्यादा तेज थे। ठीक है, और भी तीन चार थे, इन सबसे ज्यादा तेज थे। लग रहा था मलयदीप इन सबको आगे छोड़ देगा क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहा था। अब आया नवंबर दिसंबर आया, और मेंस हो जाता है जनवरी में ही। हम्म। तो ये नवंबर दिसंबर में फोन करता है कि सर वो फॉर्म भरना रहता है ना, नवंबर दिसंबर नवंबर वगैरह में ही भरना रहता है जनवरी मेंस का। अल्लाह सर, मैं मेंस जनवरी वाला नहीं दे रहा हूँ, मैं फॉर्म ही नहीं भर रहा हूँ। ठीक है, और दे ही नहीं रहा हूँ। और हम लोगों का तो दिमाग खराब हो गया, क्यों भाई? तो सर वो मैंने ना इंग्लिश एकदम छोड़ दिया था, कंप्यूटर भी एकदम छोड़ दिया था। मैं सोचा था लास्ट के हो जाएगा 2-3 महीना में, और अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। और फिजिक्स वगैरह में भी सर वो डेरिवेशन वगैरह जो है वो थोड़ा सोचा था जितना इजी है उतना वो लग नहीं रहा है, थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है। ठीक है, तो सर मेरा तो बोर्ड से ही ये हो जाएगा, तो मैं अभी पूरा उसी पे फोकस करूंगा। और पेरेंट्स तो और परेशान हो जाते हैं, उसकी मम्मी तो और परेशान हो गई, हाँ सर एकदम फेल हो जाएगा सर, वो नहीं देगा सर अभी जनवरी वाला। ठीक है। जबकि हम लोगों को पता था कि वो, मतलब बहुत तेज है, वो तो आराम से कर लेगा। ठीक है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं थी। बट एनिया नर्वस हो गया, नर्वस हो जाते हैं बच्चे लास्ट टाइम पे वैसे। ठीक है, नर्वस हो गया, वो नहीं दिया जनवरी वाला मीन्स। हमने नहीं दिया, फिर बहुत उसको हम फोन करके गुस्सा भी किए, बहुत झाड़े भी। ठीक है, उसको उसी टाइम पे बता दिया कि तुम्हारे साथ क्या होगा आगे। उसको बताया कि तुम्हारा जो है वो अभी अप्रैल वाला मेंस में तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुम सारा फोकस अभी उसी पे करोगे, तो वो तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। बट इस चक्कर में मई में एडवांस होता है, वो तुम्हारा उतना अच्छा नहीं होगा जितना तुम्हारा पोटेंशियल था। तुम पोटेंशियल था कि 500 के अंदर ला सकते थे रैंक, ऑल इंडिया रैंक। अभी तुम्हारा 3-3.5 हजार के अंदर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा फोकस एडवांस की जगह इधर मेंस पे चला गया। फिर वही हुआ, अभी पढ़ रहा है आईआईटी खड़गपुर में, वही आया रैंक, उसका आया 3 से 3.5 के आसपास आया। और उसका जो है वो क्या बोलते हैं, अगर बढ़िया से किया होता तो उसका 500 के अंदर रैंक आ गया होता। तो सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि, मोरल ऑफ द स्टोरी, तो ये कहानी से आप क्या सीखते हैं बताइए? जो चल रहा है उसे अच्छे से कर लो। हाँ, जो टॉपिक चल रहा होता है ना, तो क्या होता है कि उस टाइम पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास टाइम। अगर आपके पास किसी चीज की कमी है तो वो टाइम की है, वो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? हम्म। तो टाइम मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है ना। व्हाट डू यू मीन बाई टाइम मैनेजमेंट? ये सुबह उठे इतने बजे, सोए इतने बजे, खाए पिए, वो तो ठीक है। बट जब कोई टॉपिक चल रहा होता है ना, तो आपको वो टॉपिक क्या होता है, वो माइंड में फ्रेश होता है। तो माइंड में फ्रेश होता है, वो पढ़ा होता है, आपको चीजें आसान लगता है। अच्छा, ये वाला काम आप करते हो कि नहीं? आपने कोई बोर्ड्स का, कोई जो है, अच्छा याद आया, बोर्ड्स का आपने पीवाई क्यू रखा है चैप्टर वाइज? आपका सीबीएसई नहीं। बोर्ड है ना? हाँ। आपने कोई पीवाई क्यू नहीं रखा है चैप्टर वाइज? हम्म। सबसे पहले तो ये काम करो। ठीक है, मैं आपके पापा को फोन कर दूंगा। मैं भूल गया तो आप भी बोल दो, पहले एक पीवाई क्यू मंगवा लेना है बोर्ड्स के लिए भी। डू नॉट टेक इट लाइटली। लाइटली मतलब कैसा है, आसान है, बट अगर आप साथ में करते जाओगे तो आसान लगेगा। अगर आप अभी से कुछ नहीं कर रहे हो, एंड लास्ट में फिर क्या होगा ना, लास्ट में फिर आप देखोगे ये सब चीजें, चैप्टर भूल जाओगे, तो आप वो पलटोगे ना, आपको लगेगा कि नहीं आ रहा है हमें कुछ। तो सबसे बड़ी चीज है कि उस समय आप नर्वस हो जाओगे, आपको लगेगा हम तो बोर्ड में ही फेल हो जाएंगे, तो चलो कोई नहीं, नीट तो अगले साल दे लेंगे, पहले बोर्ड से ही कर लेते हैं।
तो नर्वस हो जाओगे सिर्फ छोटी सी गलती के कारण। तो आप सबसे पहले तो चैप्टर वाइज जो है वो फिजिक्स का चैप्टर वाइज पीवाई क्यू मंगवाओ आप। और कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट का ना, केमिस्ट्री का भी रख लो भाई, बोर्ड बायो का भी रख लो। तो उसमें कैसा है कि अभी जैसे मैग्नेटिज्म चल रहा है, ठीक है, तो जब मेरा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा तो आप वो बोर्ड्स का ये पीवाई क्यू पलट के देख लो कि हाँ किस टाइप के डेरिवेशन आते हैं। वो मैं तो सब करवा ही देता हूँ डेरिवेशन, तो आपको वो हम्म। जल्दी जल्दी हो भी जाएगा। ठीक है। तो क्या है कि आपका वो आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ ये सब तो सर ने करा दिया, ये सब तो आता है, तो ये जल्दी हो जाएगा। अगर आपको कुछ आप देख लोगे अच्छा किस टाइप के डेरिवेशन ज्यादा आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ अगर कुछ आपको अलग लगा, नया लगा, तो आप टिक मार्क कर लोगे, अंडरलाइन कर दोगे। तो सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं मेरा ये चीज किया हुआ है। ठीक है। तो आप नवंबर में वही चीज करने जाओगे तो आप नर्वस नहीं होगे। आपका रहेगा कि हाँ ये सब तो किया हुआ है, सब तो आता है, तो भले ही हम भूल गए हैं बट अभी हम थोड़ा करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा मेरे को। तो वो एक जो फीलिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि वो आपका डायरेक्शन तय करता है कि आप नर्वस होकर के गलत स्टेप लेते हो कि पॉजिटिव हो तो सही स्टेप लेते हो। वो इंपॉर्टेंट होता है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़े ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटीज पढ़े ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तो अभी वो पीवाई क्यू आ जाएगा तो आप उससे फटाफट ये भी कर लोगे कि भाई क्या है मतलब उसमें क्या दिया है, कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तो ये आप एकदम अर्जेंट बेसिस पे इसको सबसे पहले ये मंगवाओ तो। ठीक है। क्या हम्म। होना चाहिए? सीबीएसई बोर्ड है ना आपका? यस सर। तो सीबीएसई बोर्ड्स का पीवाई क्यू होना चाहिए और वो चैप्टर वाइज होना चाहिए और विथ सॉल्यूशन होना चाहिए। अभी जो आपको काम देगा वो चैप्टर वाइज वाला काम देगा, जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है वैसे वो काम देगा। और जब सर सिलेबस, कितने का? हाँ, कितने 5 years? नहीं पीवाई की वो देख लेना ना, कोई कौन सा पब्लिकेशन का, वो तो जो रहता होगा वो रहता होगा। ठीक है। ये ईयर वाइज आता है ना? अरे टेन नहीं, नहीं ईयर्स नहीं 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 नहीं, ठीक है, आपको चैप्टर वाइज चाहिए। क्या चाहिए अभी? चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज की मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अलग हो, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही क्वेश्चन हो, मैग्नेटिक फील्ड का अलग हो। चैप्टर वाइज चाहिए अभी। जब सिलेबस खत्म हो जाता है तो उस समय चाहिए होता है वो वाला कि मतलब फुल पेपर कैसा होता है, उस समय फुल पेपर का प्रैक्टिस लगता है, लेकिन अभी चैप्टर वाइज चाहिए। ठीक है। ओके, ऑनलाइन देखूंगी। हाँ। ऑनलाइन पहले देखूंगी। वो बहुत जरूरी है, इसको ना अर्जेंट बेसिस पे ये करो, मंगवाओ। ओके। और वो आने के बाद ये करो, कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म। अभी आपको याद है, भूले नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। वो हम्म। ठीक है। तो ये नहीं तो आप ये गलत ट्रैक पे जा रहे थे। फिर आप नवंबर में वही मलयदीप जैसा, फिर आप नर्वस, अगर मलयदीप नर्वस हो सकता है और सब मैं ठीक है। कर सकती हूँ। अगर मलयदीप जैसा, ये मेरे लिए एक ना वेकअप पॉइंट था कि अगर मलयदीप जैसा लड़का नर्वस हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। जीनियस लड़का था वो। ठीक है। तो अच्छा, तो उसका भी वही था। जैसे आपका है वो नो स्कूलिंग वाला, तो नो स्कूलिंग वाला और सारा एडवांस पे फोकस किया स्टार्टिंग से, बोर्ड्स के लिए कुछ देखा नहीं तो बेकार का नर्वस हो गया। फिर ध्यान दिया तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन नुकसान हो गया ना, एडवांस में 500 आ सकता था, 3000 ही आया, तो नुकसान हो गया ना। ठीक है। Yes, हम्म। तो तो ये कीजिए आप। ठीक है। अच्छा, हम्म। तो देखो प्रूफ क्या है। प्रूफ ये है कि आपने ये इमेजिनरी एम्पीरियन लुप लिया, जो कैसा है? रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगुलर लुप है, का नाम दे दिया एपीसीडी। तो मैं प्रूफ सारा बता देता हूं, इसलिए आपको कुछ ये नहीं लगेगा डिफिकल्ट। कंडीशन ये है कि साथ में वो देखते करते जाना है। ठीक है। हम्म। अच्छा, तो देखिए, तो ये एम्पीरियन लूप है एपीसीडी, रेक्टेंगुलर है। अब हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे, इस लूप के ऊपर लगाएंगे एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि भाई क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो होगा, ये मे नॉट इंटू करेंट इन क्लोज्ड होगा। तो
क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल। अब देखिए, हमें तो ये पता है कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है और बाहर में जीरो होता है। बाहर में कितना होता है? जीरो। हाँ, हम लोग आइडियल मान रहे हैं तो हम लोग बाहर के सब पॉइंट पे जीरो लेंगे और अंदर के सब पॉइंट पे यूनिफॉर्म लेंगे। तो लेट अस से अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो डायरेक्शन भी हमें पता है। डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं ना, कि बाहर से अगर करंट, आई मीन ऊपर से अगर करंट बाहर आ रहा है तो राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे ऊपर की तरफ को के रख के, राइट हैंड के चारों फिंगर्स को ऐसे ऊपर की तरफ रख के और बाहर की तरफ मोड़ेंगे। तो थंब किधर जाएगा? इधर राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा? राइट हैंड के चारों फिंगर्स को ऐसे रख के मोड़ेंगे अगर इधर इस डायरेक्शन में, राइट हैंड के चारों फिंगर्स को ऐसे ऊपर की तरफ रख के ऐसे मोड़ेंगे अगर इधर, तो थंब किधर जाएगा? इधर जाएगा ना, लेफ्ट साइड में जाएगा? ये इधर कौन सी डायरेक्शन है? राइट। हाँ, राइट साइड में। तो हमें पता है कि देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और सब जगह पे सेम ही होगा, बिकॉज हमने आइडियल सोलेनोइड माना है। तो कोई भी पॉइंट ले लो, सब जगह पे v की वैल्यू सेम ही होगी, राइट? ठीक यस है। सर। तो अब देखो, ये जो आप क्लोज्ड इंटीग्रल कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो आप? ये एपीसीडी के लिए कर रहे हो, लूप एपीसीडी के लिए। तो लूप एपीसीडी में कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। तो आप इनको ना अलग अलग लिख सकते हो। बी डॉट डीएल, एक हो गया एपी, उसका अलग करेंगे। अच्छा, अलग अलग कर रहे हैं तो यहाँ क्लोज्ड इंटीग्रल का साइन नहीं देंगे। क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब होता है कि पूरे लूप के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो पूरे लूप के ऊपर तो इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं, बट अभी उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 4 लाइन में डिवाइड कर दिया। एपी के लिए, पीसी के लिए, फिर सीडी के लिए और फिर डीए के लिए। ठीक है। हम्म। अच्छा, तो मैं पहले एलएचएस ही लिख लेता हूँ। एलएचएस ये है, राइट? यस सर। अच्छा, तो ये हो गया एलएचएस। अभी देखो, आप एपी के लिए अगर देखो, अच्छा डीएल का डायरेक्शन किधर होता है? टेंजेंट टू द लूप। डीएल का डायरेक्शन किधर होता है? टेंशन के बिल्कुल। टेंजेंट टू द लूप। तो ये तो स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर पे टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ही होता है। स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो यहाँ पे डीएल का जो डायरेक्शन होगा वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही होगा। अभी लेकिन आप डीएल का डायरेक्शन ऐसे भी ले सकते हो या फिर उल्टा भी ले सकते हो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डीएल का डायरेक्शन चाहे जो मर्जी आए लें। चाहे आप मतलब, लेकिन अगर आप मान लो ऐसे ले रहे हो तो सब जगह फिर ऐसे ही क्लॉकवाइज लेना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो सब जगह ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। ठीक है, डीएल ऐसे। और अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हो तो फिर सब जगह ऐसे डीएल का डायरेक्शन ऐसे वायर के लॉन्ग क्लॉकवाइज ही लेना है। ठीक है। जी सर। तो दोनों में आप कोई सा भी काम कर सकते हो। सो लेट अस से कि आप कौन सा डायरेक्शन लेना चाहते हैं, बताइए। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे हो गया ना? हम्म। ठीक है, तो क्लॉकवाइज ले लीजिए। तो ये देखो, एपी वायर है, ये ए है, ये पी है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है? टुवर्ड्स राइट। मैग्नेटिक हाँ, फील्ड किधर है? टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट। अच्छा, तो कोई भी पॉइंट लिया, जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? टुवर्ड्स राइट। और अपने डीएल बोला कि हम क्लॉकवाइज लेंगे, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे हो गया। क्लॉकवाइज हम्म। मतलब ऐसे हो गया ना। तो यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन किधर आएगा? ऐसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। तो डीएल आ जाएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपने, सॉरी सॉरी, डीएल क्लॉकवाइज आया, क्लॉकवाइज। तो मैं एक सेकंड, मैं ये डायग्राम फिर से नीचे बना देता हूँ। ये आपका एम्पीरियन लूप था, ये ए से पी है, ए से पी है, और ये सोलेनॉइड वाला वायर था। सोलेनॉइड वाला वायर यहाँ से यहाँ तक जा रहा था ना, ऐसे हम्म। बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो बी का डायरेक्शन है वो इधर है, और आपने बोला है डीएल इधर लेने को। तो बी और डीएल के बीच में कितना एंगल बन गया? 180। 180 डिग्री। अच्छा, अभी ये जो पॉइंट है पी सी डी, अभी इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, और डीएल का जो डायरेक्शन है वो किधर है?
डीएल का डायरेक्शन आपने बोला था ऐसे क्लॉकवाइज लेना है, तो क्लॉकवाइज तो हाँ। इधर ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आएगा ना। हम्म। तो यहाँ पे डीएल जो है वो है ऐसे क्लॉकवाइज। 90 डिग्री। हाँ, और इधर तो बी ही जीरो हो गया, वैसे डीएल तो इधर ही आएगा, फिर डीएल। और इधर जो है इधर भी बी जीरो हो गया, वैसे डीएल इधर आएगा, क्लॉकवाइज बोला है आपने, पर बी ही जीरो है। और इधर डीएल जो है वो इधर आएगा, बट बी का वैल्यू तो जीरो है बाहर में। और यहाँ पे बी का वैल्यू इधर है, डीएल ऐसे आएगा, आपने क्लॉकवाइज बोला है, बी इधर है, डीएल इधर आ गया, आपने क्लॉकवाइज बोला है। अब एक बात बताओ, इधर सी से डी तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो बी डॉट डीएल क्या होगा? 0। जीरो ही होगा। तो सी से डी के लिए जीरो आ गया। ये सी से यहां तक इधर भी मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो वो भी क्या हो गया? बी डॉट डीएल जीरो ही होगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट से इधर बी और डीएल के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। डिग्री। बी डॉट डीएल कितना होगा? 0। जीरो होगा। इधर भी क्या हो जाएगा? बी और डीएल के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 0 हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ किस पे आ रहा है बी डॉट डीएल का वैल्यू? AP। एपी के लिए आ रहा है, तो एपी के लिए क्या आएगा? एपी के लिए आएगा मॉड ऑफ बी। अच्छा, अंदर में सारे पॉइंट्स पे तो मॉड ऑफ बी सेम है ना, हम्म। हो जाएगा मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ डीएल इंटू दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180। 180। और ये ए से पी के लिए आप लिख रहे हो। और बाकी जो है वो पी से सी के लिए जीरो ही लिख देता हूँ, सी से डी के लिए जीरो डायरेक्टली लिख देता हूँ, डी से ए के लिए भी जीरो लिख देता हूँ। तो यही हो गया ना? बताओ चुनमुन। अंदर में सारे पॉइंट्स पे मॉड ऑफ भी सेम है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। एंगल भी ए से पी तक सब जगह 180 ही बन रहा है, तो अंदर में सिर्फ रह गया मॉड ऑफ डीएल ए से पी तक। तो ये कितना हो गया? ये हो गया मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 180 होता है -1। और ये मॉड ऑफ डीएल मतलब टोटल लेंथ, ये सब लेंथ को अगर ए से लेके पी तक जा रहे हैं और पूरे लेंथ को जोड़ देंगे तो ये पूरा लेंथ एल, एल लेंथ का अगर लिया था तो ये कितना आएगा मॉड ऑफ डीएल? L। एल आएगा। सो यस सर। लेंथ इज एल, this length is L, so I will write it as L. So LHS कितना आ गया? So this is LHS is minus mod of B into L, right? And what is RHS? म्यू नॉट RHS इनटू in आई। not into current enclosed. तो करंट इनक्लोज जो होगा, अब देखो यहाँ पे करंट इनक्लोज का मतलब ये रेक्टेंगुलर लूप है। आप ये सोचो ना कि इस पे एक पेपर चिपका दें। क्या चिपका दें? क्या चिपका दे? पेपर, पेपर। ओके। तो एक पेपर चिपका दिया, तो पेपर चिपका दिया, ये प्लेन जो है वो इस ये जो रेक्टेंगल है वो इसी प्लेन में है, आपके मोबाइल वाले प्लेन में ही। हम्म। लेकिन जो वायर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? इस प्लेन को पायर्स करते हुए ऐसे बाहर की तरफ आ रहे हैं ना वायर्स। यस सर। तो जब भी एक एक टर्न ऐसे आएगा तो वो एक बार वायर को पायर्स किया, फिर एक टर्न आया, फिर एक बार पायर्स किया। वापस जाते समय नहीं कर रहा है, बिकॉज वापस जाते समय तो ये इधर से घुस रहा है, तो एम्पीरियन लूप इधर तो है नहीं, तो इधर से घुस रहा है तो इधर इधर वाला पायर्स नहीं कर रहा है। लेकिन कब पायर्स कर रहा है? वो इधर से ऊपर से बाहर निकलते समय, राइट? जी सर। तो ये देखो, एक बार पायर्स किया, दो बार किया, ऐसे बहुत बार पायर्स किया। तो करंट इन क्लोज जो है वो क्या लिखेंगे? ऐसे सभी आई आई को जोड़ते जाएंगे। तो आई आई को जोड़ते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी लेंथ हमने लिया है एल, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था स्मॉल एन। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या था? N। स्मॉल एन। मतलब 1 मीटर लेंथ में स्मॉल एन नंबर ऑफ वायर्स फायर्स कर रहे थे, तो एल लेंथ में कितने वायर्स आएंगे इधर? 1 मीटर लेंथ में स्मॉल एन वायर्स आ रहे थे, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स आ रहा था, तो यूनिट लेंथ में कितना आएगा? NL। एन एल। तो एन एल आ जाएगा। तो यहाँ पे एन एल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे फायर्स कर रहे हैं लूप को, और सबसे करंट आई है, तो करंट इनक्लोज हो जाएगा कितना? एन एल आई। ये समझे क्या? जी सर। तो यहाँ पे करंट इनक्लोज में कितना आएगा? एन NL। आई, एन एल आई। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, और वो है कि इसको पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है। जैसे एन एल आई ये तो आ गया,
बट पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव, ये किस चीज पे पॉजिटिव। डिपेंड करेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव किस चीज पे डिपेंड करेगा? से करंट की डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन वो आउटवर्ड्स है, तो क्या लें, प्लस या माइनस? प्लस लेंगे। देखो देखो देखो, जैसे पहले हम लोगों ने एक चीज देखा था, आपको याद होगा कि करंट को पॉजिटिव लेना है, एम्पियर्स लॉ में याद होगा कि करंट को पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है, वो डिपेंड करता है कि डीएल का डायरेक्शन हमने क्या एज्यूम किया था, इस पे डिपेंड क्लॉकवाइज। करता है। डीएल का डायरेक्शन हाँ, क्रॉस है। तो आपने अभी डीएल का डायरेक्शन बोला था कि सर आप क्लॉकवाइज लीजिए, डीएल का डायरेक्शन लीजिए क्लॉकवाइज, वो कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन उसी के यस हिसाब सर। से डिपेंड करता है। अब ये बताओ, राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे क्लॉकवाइज अगर आप कर्ल करो, तो थंब किधर जाएगा, अंदर या बाहर? सी फॉर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, सी फॉर क्रॉस। राइट हैंड के फिंगर्स को जब भी क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे तो थंब जो है वो क्रॉस जाएगा, इनवर्ट जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ, किधर जाएगा? इनसाइड। क्रॉस, इनवर्ट्स। तो अगर आपने डीएल क्लॉकवाइज लिया है तो क्रॉस करंट विल बी पॉजिटिव, ठीक है? हम्म। आपने डीएल क्लॉकवाइज एज्यूम किया था ना अभी, तो अगर डीएल क्लॉकवाइज है, इफ डीएल इज एज्यूम्ड क्लॉकवाइज, देन क्रॉस करंट विल बी, पॉजिटिव। और डॉट वाला, नेगेटिव। हाँ डॉट करंट नेगेटिव। तो ऊपर में जो पायर्स कर रहा है वो क्या है, क्रॉस है या डॉट है? क्रॉस है। ये जो देख, ये जो पायर्स कर रहा है एम्पीरियन लूप को, ये वायर्स, ये तो डॉट है ना करंट। एम्पीरियन लूप को जो पायर्स कर रहे हैं, ये तो डॉट का सिंबल होता है ना चुनमुन। हाँ। तो ये जो एम्पीरियन लूप को पायर्स कर रहा है वो कौन सा करंट है? डॉट। डॉट है। तो डॉट को क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। अब हम लोग एम्पियर्स लॉ से करेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो एल एच एस में कितना है, माइनस वी एल। और आर एच एस में क्या है? म्यू नॉट माइनस एन एन आई। तो एल एल तो कट गया, माइनस 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 भी कट गया, तो मॉड ऑफ बी का वैल्यू क्या आ गया? म्यू नॉट एन आई। तो मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन आई। ये मॉड ऑफ बी आपका पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव। हाँ, तो यहाँ पे एक और नोट है, वो ये है, सर नॉट आपका, पॉजिटिव ही आता है। हाँ हाँ पॉजिटिव आता है, लेकिन इसके पीछे भी एक रहस्य है। क्या है रहस्य? कि यहाँ पे आपका आंसर मॉड ऑफ बी का पॉजिटिव आया, दैट मीन्स कि आपने यहाँ पे बी का जो डायरेक्शन एज्यूम किया था, आपने बी का डायरेक्शन इधर एज्यूम किया था ना, यस सर। वो सही है, वो एजम्पशन सही है। अगर आप, हो सकता है कि कोई बच्चा जो है वो बी का डायरेक्शन इधर ना लेकर के अगर उल्टा ले लिया होता, तो उसका जो आंसर है वो मॉड ऑफ बी का निगेटिव आ जाता। क्या आ जाता? नेगेटिव। नेगेटिव। और आंसर निगेटिव आ जाता तो वो जो है वो ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताता कि भाई तुम्हारा एजम्पशन गलत है, ठीक है, जो तुमने बी का डायरेक्शन माना है एक्चुअल में बी उसके अपोजिट होगा। लेकिन हम लोगों का तो बी पॉजिटिव आ गया है, राइट? हम्म। सो हेयर मॉड ऑफ बी इज पॉजिटिव, which indicates that our assumption
ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करेक्ट। ठीक है, हम्म। तो आ गया समझ में? जी सर। प्रूफ आ गया समझ में? हाँ। ये प्रूफ जो है वो बोर्ड्स में आता ही आता है, समझे? हम्म। हाँ तो चलिए, ठीक है। तो आप जैसे अभी नोट्स जैसे आपने लिखे, आप अभी जैसे नोट्स लिखेंगे ना, तो कॉपी में जब लिखेंगे आप, नोट्स लिख ही रहे होंगे या छूट गया होगा तो वो कंप्लीट करेंगे ही। तो आप उसमें क्या करेंगे कि जैसे आपको ये पता है कि हाँ ये वाला डेरिवेशन जो है वो वर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट्स में वहां पे लिख देंगे कि इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। लिख दिया सर वो मैंने। हाँ, तो वो आपको जो है वो फिर क्या होगा कि याद रहेगा। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है अंदर में निकल गया, कितना आ गया अंदर में? कांस्टेंट रहेगा, वैल्यू आ गया म्यू नॉट एन आई। अंदर में कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई। और बाहर में तो जीरो है नहीं। जीरो। ठीक है, हम्म। अभी जो है एक्चुअल में क्या होता है कि ये तो आइडियल सोलेनॉइड है, ये किसके लिए है? आइडियल। ये आइडियल सोलेनॉइड के लिए है। पर क्या होता है एक्चुअल में कि एक्चुअल में जीरो नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे आइडियल कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में जीरो होता है, हम्म। प्रैक्टिकली तो जस्ट बाहर जीरो नहीं होता है, थोड़ा सा तो होता है फ्रिंजिंग की वजह से, और जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे ही कम होते जाता है। सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पे भी सोलेनॉइड जो है वो आइडियल तो कोई भी चीज होता नहीं है, तो बाहर में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है, थोड़ा होता है। और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो कम होता जाएगा, तो इसीलिए आप देखो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तो इधर डेंसिटी कम होते जा रहा है क्या फील्ड लाइंस का? यस सर। देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस दूर जाने पे कम हो रहा है क्या? हम्म। कम हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होगा। कम होगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या है पता है? हम्म सर इंटरेस्टिंग चीज तो बहुत सारा है, बताएंगे कि कौन सा तब तो। देखो, एक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना? हाँ। बिल्कुल पढ़ा था, उसमें रिजल्ट भी पढ़ा था। एक्सिस पे कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ चुनमुन, एक्सिस पे कितना था? 2 kp/r³ बहुत बढ़िया, एक्सिस पे होता था 2 kp/r³। वेरी गुड। आर क्या होता था? सेंटर से डिस्टेंस, राइट? इंटर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होता था? -kp/r³। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता था -kp/r³। ठीक है, -kp/r³। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो पी के अपोजिट डायरेक्शन में होता था, राइट? यस सर। है ना? बहुत बढ़िया, -kp/r³। मैंने एक चीज बताया था, स्टार्टिंग से ही मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक जैसा होता है, राइट? सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है ना? हाँ, तो जैसे यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे ही मैग्नेट में होता है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेट में क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल। बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक डाइपोल किसको बोलते हैं? नॉर्थ पोल साउथ पोल। अच्छा। तो पोल साथ में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये हो गया। तो एक नॉर्थ और साउथ पोल का पेयर है, वो हो गया एक मैग्नेटिक डाइपोल। क्या हो गया? हम्म। मैग्नेटिक डाइपोल। और इसका जो इसका हम लोग जैसे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे ही इधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इधर भी जो है ना वो एक सेकंड, इधर भी जो है
एक्सिस पे एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वैसे ही होता है जैसे यहाँ पे होता था ना 2 k p। तो 2 k की जगह पता है क्या आएगा? म्यू नॉट। बाई 4 पाई। इसमें बायट सवेट लॉ में कांस्टेंट म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है ना। यस सर। 2 k और p की जगह आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसको म्यू से डिनोट करते हैं बाई r क्यू। इधर भी ऐसा ही होता है, समझे? हम्म। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, अच्छा, जो म्यू का जो डायरेक्शन होता है ना वो ये होता है। म्यू का डायरेक्शन इधर ही होता है एक्सिस के लॉन्ग, साउथ से नॉर्थ की तरफ, यही म्यू का डायरेक्शन होता है। तो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो, यही म्यू का डायरेक्शन इधर ही होता है, साउथ टू नॉर्थ एक्सिस के लॉन्ग, तो म्यू का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। हम्म। ठीक है। यस सर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन से क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किधर होगा? इधर होगा। हाँ। एरो ऐसे हुआ ना, तो इधर क्या हो गया? हाँ, एंटी पैरेलल जाएगा। हाँ, यहाँ एंटी पैरेलल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? -k की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई। p की जगह। म्यू बाय आर हाँ, क्यूब। ठीक है। यस सर। और सर्कुलर वायर जो होता है वो भी तो ऐसा ही बिहेव करता है ना, मैग्नेट की जैसा ही। सर म्यू नॉट की वैल्यू दे दी होती है क्वेश्चन में, मेरे को तो पता नहीं। म्यू नॉट की वैल्यू नहीं पता आपको? सिंगल म्यू म्यू नॉट की नहीं पता, बाकी ये पूरा जो होता है इसको पता है। नॉट बाई 4 पाई होता है 10 टू किसका किस क्या बोल रहे हैं? ये वाला, ये इसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ। हाँ, वो तो दिया रहेगा ना। ओके। वो तो ये वाला म्यू नहीं है, ये अलग म्यू है। ये वाला म्यू अलग है, ये अलग म्यू है। ये तो परमेबिलिटी वाला म्यू है। आप एक काम करो, ये म्यू से कंफ्यूज हो जाओगे। आप कहीं कहीं पे इसको ना मैं एम से डिनोट किया जाता है। ये अलग ही चीज है, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। हाँ, अपने आकाश में एम से लिखवाया था तो मैं कंफ्यूज हो गई। अच्छा, मैं एक बार देख लूंगा एनसीईआरटी में जो लिखा होगा वही वाला ये करूंगा, ठीक है। ओके। तो फिलहाल आप एम लिखा है तो ठीक है, फिलहाल मैं एम ही लिख देता हूँ, बट बाद में मैं एनसीईआरटी से ये करूंगा, ठीक है। हम्म। तो ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, क्या बोलते हैं? मैग्नेट मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा वो? मैग्नेट का। क्या होगा? सर्कुलर करंट कैरिंग वायर होगा तो वो वायर का होगा, ठीक है। हम्म। तो वैसे ही होता है। और सोलेनॉइड में क्या है? सोलेनॉइड में बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स ही तो हैं। जी सर। तो ये सोलेनॉइड में भी देखो, इसीलिए क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो डायरेक्शन है वो किधर है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है फील्ड, है ना। हम्म। और वो मैग्नेटिक फील्ड दूर जाने पे कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यू, तो दूर जाने पे फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम होते जा रहा है। ठीक है। जी सर।